नमस्कार। हिंदी साहित्य के चैनल में आपका स्वागत है, जहां साहित्य की कालजयी, प्रेरणादायक और समाज को जागरूक करने वाली अनमोल कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। आज मैं लेकर आई हूं कहानी कामयाब, जिसकी लेखिका हैं प्रतिष्ठित कहानीकार सुधा आदेश जी, जिनकी लेखनी मानवीय संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी कामयाब। हमेशा जिंदा दिल और खुशमिजाज रमा को अंदर आकर चुपचाप बैठे देख चित्रा से रहा नहीं गया। पूछ बैठी, क्या बात है रमा? अभिनव की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ अभिनव को? वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। पर क्यों और कैसे? उसे किसी ने बता दिया है कि अगले 2 वर्ष उसके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। भला कोई भी पंडित या ज्योतिषी ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकता है? सब बेकार की बातें हैं, मन का भ्रम है। यही तो मैं उससे कहती हूँ, पर वो मानता ही नहीं। कहता है अगर ये सब सच नहीं होता तो आर्थिक मंदी अभी ही क्यों आती। कहाँ तो वो सोच रहा था कि कुछ महीनों बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, अनुभव के आधार पर अच्छी पोस्ट और पैकेज मिल जाएगा। पर अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करना तो दूर, इसी कंपनी में सिर पर तलवार लटकी रहती है कि कहीं छटनी ना हो जाए। ये तो जीवन की अस्थायी अवस्था है, जिससे कभी ना कभी सबको गुजरना पड़ता है। फिर इसमें इतनी हताशा और निराशा क्यों? हताश और निराश व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। मैं और अभिजीत तो उसे समझा समझा कर हार गए। रमा बोली, तेरे पास एक आस लेकर आई हूँ, तुझे मानता भी बहुत है। हो सकता है तेरी बात मानकर शायद मन में पाली ग्रंथि को निकाल बाहर फेंके। तू चिंता मत कर, चित्रा बोली, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचती हूँ कि कैसे क्या कर सकती हूँ। घर आने पर रमा द्वारा कही बातें चित्रा ने विकास को बताईं तो वो बोले, आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात को दिल से लगा बैठते हैं। इसमें दोष बच्चों का भी नहीं है। दरअसल आजकल मीडिया या पत्र पत्रिकाएं भी इन अंधविश्वासों को बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विभिन्न चैनलों पर गुरु मंत्र, आपके तारे, तेज तारे, ग्रह नक्षत्र जैसे कार्यक्रम प्रसारित ना होते, तथा पत्र पत्रिकाओं के कॉलम ज्योतिषीय घटनाओं तथा उनका विभिन्न राशियों पर प्रभाव से भरे नहीं रहते। विकास तो अपनी बात कहकर अपने काम में लग गए, पर चित्रा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार रमा की बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थीं। वो सोच नहीं पा रही थी कि अपनी अभिन्न सखी की समस्या का समाधान कैसे करे। बच्चों के दिमाग में एक बात घुस जाती है तो उसे निकालना इतना आसान नहीं होता। उनकी मित्रता आज की नहीं 25 वर्ष पुरानी थी। चित्रा को वो दिन याद आया जब वो इस कॉलोनी में लिए गए अपने इस नए घर में आई थी। एक अच्छे पड़ोसी की तरह रमा ने चाय नाश्ते से लेकर खाने तक का इंतज़ाम करके उसका काम आसान कर दिया था। उसके मना करने पर बोली, दीदी अब तो हमें सदा साथ साथ रहना है। ये बात अक्षरशः सही है कि एक अच्छा पड़ोसी सब रिश्तों से बढ़कर है। मैं तो बस इस नए रिश्ते को एक आकार देने की कोशिश कर रही हूँ। और सच, रमा के व्यवहार के कारण कुछ ही समय में उससे चित्रा की गहरी आत्मीयता कायम हो गई। उसके बच्चे शिवम और सुहासिनी तो रमा के आगे पीछे घूमते रहते थे और वो भी उनकी हर इच्छा पूरी करती। यहाँ तक कि उसके स्कूल से लौटकर आने तक वो उन्हें अपने पास ही रखती। रमा के कारण वो बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो गई थी, वरना इस घर में शिफ्ट करने से पहले उसे यही लगता था कि कहीं इस नई जगह में उसकी नौकरी की वजह से बच्चों को परेशानी ना हो। विवाह के 11 वर्ष बाद जब रमा गर्भवती हुई तो उसकी खुशी की सीमा न रही। सबसे पहले ये खुशखबरी चित्रा को देते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, दीदी न जाने कितने प्रयत्नों के बाद मेरे जीवन में ये खुशनुमा पल आया है। हर तरह का इलाज करा लिया, डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हर जांच सामान्य ही निकलती। हम निराश हो गए थे। मेरी सास तो इन पर दूसरे विवाह के लिए जोर डालने लगी थी, पर इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इनका कहना था कि अगर बच्चे का सुख जीवन में लिखा है तो हो जाएगा, नहीं तो हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं। वो जो नाराज होकर गईं तो दोबारा लौट कर नहीं आईं। आँख के आंसू पोंछ कर वो दोबारा बोली, दीदी आप विश्वास नहीं करेंगी, कहने को तो ये पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी है, पर मैं इन सब के लिए अशुभ हो चली थी। किसी के घर बच्चा होता या कोई शुभ काम होता तो मुझे बुलाते ही नहीं थे।
एक आप ही हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मुझे समय गुजारने दिया। मैं कृतज्ञ हूँ आपकी। शायद शिवम और सुहासिनी के कारण ही मुझे ये तोहफा मिलने जा रहा है। अगर वे दोनों मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं इस खुशी से वंचित ही रहती। उसके बाद तो रमा का सारा समय अपने बच्चे के बारे में सोचने में ही बीतता। अगर कुछ ऐसा वैसा महसूस होता तो वो चित्रा से शेयर करती और डॉक्टर की हर सलाह मानती। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रमा को लिवर पेन शुरू हुआ तो अभिजीत ने उसका ही दरवाज़ा खटखटाया था। यहाँ तक कि पूरे समय साथ रहने के कारण नर्स ने भी सबसे पहले अभिनव को चित्रा की ही गोदी में डाला था। वो भी जब तब अभिनव को ये कहते हुए उसकी गोद में डाल जाती, दीदी मुझसे ये संभाला ही नहीं जाता, जब देखो तब रोता रहता है, कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है या बहुत शैतान हो गया है, अब आप ही संभालिए। या तो ये दूध ही नहीं पीता है, थोड़ा बहुत पीता है तो वो भी उलट देता है, अब क्या करूं। हर समस्या का समाधान पाकर रमा संतुष्ट हो जाती। शिवम और सुहासिनी को तो मानो कोई खिलौना मिल गया। स्कूल से आकर जब तक वे उससे नहीं मिल लेते तब तक खाना ही नहीं खाते थे। वो भी उन्हें देखते ही ऐसे उछलता मानो उनका ही इंतज़ार कर रहा हो। कभी वे अपने हाथों से उसे दूध पिलाते तो कभी उसे प्रेम में बिठाकर पार्क में घुमाने ले जाते। रमा भी शिवम और सुहासिनी के हाथों उसे सौंप कर निश्चिंत हो जाती। धीरे धीरे रमा का बेटा चित्रा से इतना हिल मिल गया कि अगर रमा उसे किसी बात पर डांटती तो मौसी मौसी कहते हुए उसके पास आकर माँ की ढेरों शिकायत कर डालता और वो भी उसकी मासूमियत पर निहाल हो जाती। उसका ये प्यार और विश्वास अभी तक कायम था। शायद यही कारण था कि अपनी हर छोटी बड़ी खुशी वो उसके साथ शेयर करना नहीं भूलता था। पर पिछले कुछ महीनों से वो उसमें आए परिवर्तन को नोटिस तो कर रही थी, पर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद काम की वजह से वो उससे मिलने नहीं आ पाता होगा। वैसे भी एक निश्चित उम्र के बाद बच्चे अपनी ही दुनिया में रम जाते हैं तथा अपनी समस्याओं के हल स्वयं ही खोजने लगते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर रमा की बातें सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई। इतने जहीन और मेरिटोरियस स्टूडेंट के दिलो दिमाग में ये फितूर कहाँ से समा गया। बेटी सुहासिनी की डिलीवरी के कारण 1 महीने घर से बाहर रहने के चलते ऐसा पहली बार हुआ था कि वो रमा और अभिनव से इतने लंबे समय तक नहीं मिल पाई थी। एक दिन अभिनव से बात करने के इरादे से उसके घर गई, पर जो अभिनव उसे देखते ही बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाता था, उसे देखकर नमस्ते कर अंदर चला गया। उसके मन की बात मन में ही रह गई। वो अभिनव में आए इस परिवर्तन को देखकर दंग रह गई। चेहरे पर बेतरतीब बढ़े बालों ने उसे अलग ही लुक दे दिया था। पुराना अभिनव जहां आशाओं से ओत-प्रोत जिंदा दिल युवक था, वहीं ये एक हताश निराश युवक लग रहा था जिसके लिए जिंदगी बोझ बन चली थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा हंसता खिलखिलाता रहने वाला तथा दूसरों को अपनी बातों से हंसाते रहने वाला लड़का अचानक इतना चुप कैसे हो गया। औरों से बात न करे तो ठीक, पर उससे जिसे वो मौसी कहकर न सिर्फ बुलाता था बल्कि मान भी देता था, से भी मुंह चुराना उसके मन में चलती उथल पुथल का अंदेशा तो दे ही गया था। पर वो भी क्या करती, उसकी चुप्पी ने उसे विवश कर दिया था। रमा को दिलासा देकर दुखी मन से वो लौट आई। उसके बाद के कुछ दिन बेहद व्यस्तता में बीते। स्कूल में समय समय पर किसी नामी हस्ती को बुलाकर विविध विषयों पर व्याख्यान आयोजित होते रहते थे जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बार का विषय था व्यक्तित्व को आकर्षक और खूबसूरत कैसे बनाएं। विचार व्यक्त करने के लिए एक जानी मानी हस्ती आ रही थी। आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी मुख्य अध्यापिका ने चित्रा को सौंप दी। हॉल को सुनियोजित करना, नाश्ता पानी की व्यवस्था के साथ हर क्लास को इस आयोजन की जानकारी देना, सब उसे ही संभालना था। ये सब वो सदा करती आई थी, पर इस बार न जाने क्यों वो असहज महसूस कर रही थी। ज़्यादा सोचने की आदत उसकी कभी नहीं रही। जिस काम को करना होता था उसे पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाती थी और पूरा करके ही दम लेती थी, पर इस बार स्वयं में वैसी एकाग्रता नहीं ला पा रही थी। शायद अभिनव और रमा उसके दिलो दिमाग में ऐसे छा गए थे कि वो चाह कर भी ना उनकी समस्या का समाधान कर पा रही थी और ना ही इस बात को दिलो दिमाग से निकाल ही पा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। नीरा कौशल ने अपना व्याख्यान शुरू किया। व्यक्तित्व की खूबसूरती न केवल सुंदरता बल्कि चाल ढाल, वेशभूषा, वाक शैली के साथ मानसिक विकास तथा उसकी अवस्था पर भी निर्भर होती है।
चाल ढाल, वेशभूषा और वाक शैली के द्वारा व्यक्ति अपने बाहरी आवरण को खूबसूरत और आकर्षक बना सकता है। पर सच कहें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सौंदर्य उसका मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, सोच सकारात्मक नहीं है, तो ऊपरी विकास सतही ही होगा। ऐसा व्यक्ति सदा कुंठित रहेगा तथा उसकी कुंठा बात बात पर निकलेगी। या तो वो जीवन से निराश होकर बैठ जाएगा या स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कभी वो किसी का अनादर करेगा तो कभी अपशब्द बोलेगा। ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही आकर्षक शरीर का मालिक क्यों ना हो, पर कभी खूबसूरत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके चेहरे पर संतुष्टि नहीं, सदा असंतुष्टि ही झलकेगी और ये असंतुष्टि उसके अच्छे भले चेहरे को कुरूप बना देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में ये विचार आ गया कि उसका समय ठीक नहीं है, तो वो चाहे कितने ही प्रयत्न कर ले, सफल नहीं हो पाएगा। वो अपनी सफलता की कामना के लिए कभी मंदिर मस्जिद दौड़ेगा तो कभी किसी पंडित या पुजारी से अपनी जन्म कुंडली जचवाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि वो प्रयत्न तो कर रहा है, पर उसकी ऊर्जा अपने काम के प्रति नहीं, अपने मन के उस भ्रम के लिए है जिसके तहत उसने मान रखा है कि वो सफल नहीं हो सकता। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। ऐसे समय अगर उसे कोई ग्रह नक्षत्रों का हवाला देते हुए हीरा, पन्ना, पुखराज आदि रत्नों की अंगूठी या लॉकेट पहनने के लिए दे दे तथा उसे सफलता मिलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से उसे लगेगा कि ये सफलता उसे अंगूठी या लॉकेट पहनने के कारण मिली, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वस्तुतः ये सफलता उसे उस अंगूठी या लॉकेट पहनने के कारण नहीं मिली, बल्कि उसकी सोच का नज़रिया बदलने के कारण मिली है। वास्तव में उसकी जो मानसिक ऊर्जा अन्य कामों में लगती थी, अब उसके काम में लगने लगी। उसका एक्शन उसकी परफॉर्मेंस में गुणात्मक परिवर्तन ला देता है। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से उसे सफलता मिलने लगती है। सफलता उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है तथा बढ़ा आत्मविश्वास उसके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डालता है, जिसके कारण हमेशा बुझा बुझा रहने वाला उसका चेहरा अब अनोखे आत्मविश्वास से भर जाता है और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। अगर वो अंगूठी या लॉकेट पहनने के बावजूद अपनी सोच में परिवर्तन नहीं ला पाता, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसके आगे व्याख्याता नीरा कौशल ने क्या कहा, कुछ नहीं पता। एकाएक चित्रा के मन में एक योजना आकार लेने लगी। न जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि उसे एक ऐसा सूत्र मिल गया है जिसके सहारे वो अपने मन में चलते द्वंद्व से मुक्ति पा सकती है, एक नई दिशा दे सकती है जो शायद किसी के काम आ जाए। दूसरे दिन वो रमा के पास गई तथा बिना किसी लाग लपेट के उसने अपने मन की बात कह दी। उसकी बात सुनकर वो बोली, लेकिन अभिजीत इन बातों को बिल्कुल नहीं मानने वाले। वो तो वैसे ही कहते रहते हैं। ना जाने क्या फितूर समा गया इस लड़के के दिमाग में। काम की हर जगह पूछ है, काम अच्छा करेगा तो सफलता स्वयं मिलती जाएगी। मैं भी कहाँ मानती हूँ इन सब बातों को, पर अभिनव के मन का फितूर तो निकालना ही होगा। बस इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। तो क्या करना होगा? मेरी जान पहचान के एक पंडित हैं, मैं उनको बुला लेती हूँ। तुम बस अभिनव को और उसकी कुंडली लेकर आ जाना, बाकी मैं संभाल लूँगी। नियत समय पर रमा अभिनव के साथ आ गई। पंडित ने उसकी कुंडली देखकर कहा, कुंडली तो बहुत अच्छी है। इस कुंडली का जाचक बहुत यशस्वी तथा उच्च प्रतिष्ठित होगा। हाँ, मंगल ग्रह अवश्य कुछ रुकावट डाल रहा है, पर परेशान होने की बात नहीं है। इसका भी समाधान है। खर्च के रूप में 501 रुपये लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करें, इस बच्चे के हाथ से मुझे 501 का दान करा दें। प्रयोग चल निकला। एक दिन रमा बोली, चित्रा तुम्हारी योजना कामयाब रही। अभिनव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। जहाँ कुछ समय पूर्व हमेशा निराशा में डूबा बुझी बुझी बातें करता रहता था, वहीं अब संतुष्ट लगने लगा है। अभी कल ही कह रहा था कि मम्मा, विपिन सर कह रहे थे कि तुम्हें डिवीज़न का हेड बना रहा हूँ। अगर काम अच्छा किया तो शीघ्र प्रमोशन मिल जाएगा। रमा के चेहरे पर छाई संतुष्टि जहाँ चित्रा को सुकून पहुँचा रही थी, वहीं इस बात का एहसास भी करा रही थी कि व्यक्ति की खुशी और दुख उसकी मानसिक अवस्था पर निर्भर होते हैं। ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो उससे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। आखिर मन का बोझ वो कब तक मन में छिपाए रहती। रमा, मैंने तुझसे एक बात छिपाई, पर क्या करती। इसके अलावा मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं था। मन कड़ा करके चित्रा ने कहा। क्या कह रही है तू? कौन सी बात छिपाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल
उस दिन तथाकथित पंडित ने जो तेरे और अभिनव के सामने कहा वो मेरे निर्देश पर कहा था। वो कुंडली बाँचने वाला पंडित नहीं बल्कि मेरे स्कूल का ही एक अध्यापक था, जिसे सारी बातें बताकर मैंने मदद मांगी थी तथा वो भी सारी घटना का पता लगने पर मेरा साथ देने को तैयार हो गया था। चित्रा ने रमा को सब सच सच बताकर झूठ के लिए क्षमा मांग ली और अंदर से लाकर उसके दिए 501 रुपये लौटा दिए। मैं नहीं जानती झूठ सच क्या है, बस इतना जानती हूँ कि तूने जो किया अभिनव की भलाई के लिए किया। वही किसी की बातों में आकर भटक गया था। तूने तो उसे राह दिखाई है, फिर ये ग्लानि और दुख कैसा? जो कार्य एक भूले भटके इंसान को सही राह दिखा दे वो रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता। दूसरे चाहे जो भी कहें या माने, पर मैं ऐसा ही मानती हूँ और तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि ये बात एक ना एक दिन अभिनव को भी बता दूंगी, जिससे कि वो कभी भविष्य में ऐसे किसी चक्कर में न पड़े। रमा ने उसकी बातें सुनकर उसे गले से लगाते हुए कहा। रमा की बात सुनकर चित्रा के दिल से एक भारी बोझ उठ गया। दुख सुख सफलता असफलता तो हर इंसान के हिस्से में आते हैं, पर जो जीवन में आए कठिन समय को हिम्मत से झेल लेता है वही सफल हो पाता है। भले ही सही रास्ता दिखाने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा, पर उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो अपने मकसद में कामयाब रही। अभी आपने सुनी सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी कामयाब। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक नई सोच लेकर आई होगी। ऐसे ही हिंदी साहित्य की प्रेरणादायक और सामाजिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका समय शुभ हो।